दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत में व्याप्त जाति व्यवस्था से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं और अच्छी तरह से जानते हैं किस तरह से कुछ जातियों ने, कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाने के लिए बाकी समाज को छोटी छोटी जातियों में विभाजित किया, उन्हें नीचा दिखाया, उन्हें अछूत माना और अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, संविधान का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा और जिसमें सारी व्यवस्था इस तरह की भेदभावपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करके एक सभी को समान अधिकार देने का अवसर दिया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई। जब संविधान लागू हुआ तब, ताकि लोग समानता के स्तर पर आ जाएं। लेकिन जिन लोगों ने जाति व्यवस्था बनाई, इतनी जल्दी से अपनी पकड़ समाज के ऊपर से छोड़ना तो कोई नहीं चाहेंगे। तो मैं आज यहाँ बात करूँगा वे 3 प्रमुख स्तंभ, 3 पिलर्स, जो कि आज़ादी के बाद और संविधान को लागू होने के बाद जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाने, प्रमोट करने, उसको पोषित करने और उसको बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए गए या ऐसे खंभे बनाए गए, ऐसे स्तंभ बनाए गए जो जाति व्यवस्था को बनाए रखेंगे, उसको जीवंत रखेंगे, उसको चालू रखेंगे। तो मैं आज बात करूंगा इसकी। बाकी तो बात आप लोग सुनते रहते हैं, होती रहती है, सब लोग अवेयर हैं। भारत की आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू किया गया तो 3 चीज़ों पर गौर किया जाए और 3 स्तंभ रखे गए। वो पहले क्या, एक एक मैं लूँगा। सरकारी नौकरियों में चूंकि आरक्षण लागू हो गया, सरकारी नौकरियां में सबके लिए खुल गई, सभी लोग पढ़ लिख करके नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, नौकरियां पा सकते हैं और सर उठा करके जी सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने व्यवस्था बनाई थी, जिन लोगों का नियंत्रण था बाकी चीज़ों पे, वो तो समझ गए कि अब उनके हाथ से ये फिसलेगा, ये निकलेगा जो उनका विशेषाधिकार प्राप्त है उनको। तो उन्होंने सरकारी नौकरियों में क्या रखा, इंटरव्यू रखा, साक्षात्कार। इंटरव्यू की, हालांकि आप देखिए बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं इंटरव्यू के पक्ष में, लेकिन मैं मानता हूं और हमारे जैसे बहुत लोग इस बात को मानते हैं कि जब लिखित परीक्षा हो रही है, चाहे आईएएस को ही आप लीजिए, एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसको लोग पास करते हैं, उसके बाद रिटन बहुत ही विस्तृत परीक्षा होती है और रिटन परीक्षा के बाद पर्सनालिटी टेस्ट के नाम पर इंटरव्यू होता है। अब इसी तरह से तमाम परीक्षाएं हैं, खासतौर से ऑफिसर कैडर की जो परीक्षाएं हैं उसमें इंटरव्यू जरूर रखा गया है। इंटरव्यू रखा क्यों गया है? इंटरव्यू का कोई महत्व नहीं है, इंटरव्यू का ना कोई मतलब है। जब आप लिखित परीक्षा ले रहे हैं और एक अभ्यर्थी कैंडिडेट अपना सारा ज्ञान, अपनी योग्यता को उस लिखित परीक्षा में सिद्ध कर रहा है, जहां बिना भेदभाव के कापियां चेक होती हैं, किसी को पता ही नहीं चलता, कापियां आराम से चेक हो जाती हैं, वहां बहुत कुछ भेदभाव होने नहीं पाता है। तो जब कोई अपनी योग्यता का परिचय लिखित परीक्षा के माध्यम से दे रहा है तो इंटरव्यू की क्या ज़रूरत है? शकल सूरत देखना चाहते हैं, उसका रंग देखना चाहते हैं, उसकी जाति देखना चाहते हैं, किस लिए इंटरव्यू रख रहे हैं? क्या टेस्ट कर लेंगे आप इंटरव्यू में? जो लोग, यहाँ तक कि जो लोग इंटरव्यू में रखे जाते हैं, जो मेंबर्स होते हैं कमीशन के, उन्होंने कौन सा इंटरव्यू फेस किया है? कितना उनके पास इंटरव्यू का ज्ञान है? क्या समझ लेंगे किसी को 5 मिनट में, 10 मिनट के? उनके जो अनुभव हैं वो किस प्रकार के हैं कि वो 5-10 मिनट में, 15 मिनट में वो किसी के एक कलेक्टर बनेगा, नहीं बन पाएगा, उन्होंने जज कर लिया 5-7 मिनट में। उसकी 5 साल 10 साल की, जो 4 साल 3 साल की पढ़ाई का उसने पूरा ज्ञान उसने अपनी लिखित परीक्षा में डाला हुआ है? और 5 से 10 मिनट के, 7 मिनट के, 4 मिनट के, 12 मिनट के इंटरव्यू में उसकी पढ़ाई सब एक तरफ, उसका ज्ञान एक तरफ, और यूपीएससी की या दूसरे जो संस्थाएं हैं उनके मेंबर उस अभ्यर्थी को जज कर लेंगे कि ये कलेक्टर बनने लायक है कि नहीं है, ये आईएएस बनने लायक है कि नहीं है, ये किस लेवल पे एग्जिस्ट करता है, या तमाम दूसरी परीक्षाएं। मैं तो उदाहरण एक ले रहा हूँ। तो इनकी किसी की हैसियत नहीं है कि किसी एक कैंडिडेट के 2 साल 4 साल के उसके पढ़ाई लिखाई, उसका एक्सपीरियंस, उसके ज्ञान को
आप 5 और 7 मिनट में के इंटरव्यू में आप उसको जज कर लें, ये सब भ्रामक बातें हैं, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। और इंटरव्यू रखने का उन जातिवादी लोगों का उद्देश्य यही था कि अपने मनचाहे लोगों को इंटरव्यू के माध्यम से उनको सेलेक्ट करना और बाकी लोगों को रिजेक्ट करना। इंटरव्यू का उद्देश्य ही यही है, सिलेक्शन एंड रिजेक्शन, ज्ञान के बेसिस पर नहीं, जाति के बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर, और कोई कारण नहीं है इंटरव्यू का। इंटरव्यू में क्योंकि कोई भी अभ्यर्थी की पहचान सामने होती है, लिखित परीक्षा में कोई पहचान सामने नहीं होती है। इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है कि उसमें कापियाँ एक साथ चेक होने जाती हैं, सारे आंसर शीट, और कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने पाता है। अपनी योग्यता के अनुसार लोग मार्क्स पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू में उसकी जाति भी सामने होती है, उसका धर्म भी सामने होता है। अब जब भारत जैसे देश में, जहाँ इतना देश जातियों में बटा हुआ है, भाषा में बटा हुआ है, तो संस्कृति में बटा हुआ है, ऐसे में इंटरव्यू को रखना एक निश्चित रूप से भेदभावपूर्ण व्यवस्था को आगे बनाए रखने की उस कोशिश का नापाक हिस्सा है, जो जिस कोशिश से जाति व्यवस्था पैदा की गई। मैं आपको उदाहरण दूं, एक अभ्यर्थी आईएएस के परीक्षा में रिटन में उसको 41% नंबर मिले। आप सोचिए, रिटन में उसको 41% नंबर दिए गए और इंटरव्यू में उसको 72% नंबर दिए गए, 72%। जो अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता का परिचय दे रही है लड़की, जो लिख रही है एग्ज़ाम में, लिखित परीक्षा में, रिटन एग्ज़ाम में, मेंस में उसको 41% मार्क्स मिले, और उसी को इंटरव्यू में 72% मार्क्स दिए गए और वो आईएएस टॉप कर गई। अगर लिखित परीक्षा को आधार बनाया जाए तो वो आईएएस में बहुत नीचे होगी, अलाइड में आएगी और नीचे की तरफ आएगी। आईएएस प्रॉपर भी वो नहीं हो पाएगी। अगर उसके लिखित परीक्षा को आधार बनाया जाए तो वो आईएएस प्रॉपर भी नहीं बन पाएगी। और यहाँ तो टॉप कर गई, तो टॉप की गई, मैं उसका व्यक्तिगत उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन इंटरव्यू के पीछे यही कारण है कि आपने, उस लड़की ने या जो भी कैंडिडेट था, उसने इतने सालों तक पढ़ाई करी, सब कुछ किया, और उसने 41% नंबर उसको मिले, यही उसकी असल योग्यता है। अब इस 41% नंबर पाने वाले कैंडिडेट को 72% नंबर जो है कहाँ दिए गए, इंटरव्यू में दिए गए। तो सारी योग्यता इंटरव्यू वालों ने डिसाइड कर लिया, अपने दम पर, अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर उसने क्या किया, 41% नंबर ले आई और इंटरव्यू में उसको 72% देकर के, मतलब अब तक के जो उसकी परीक्षा थी उसके ऊपर इंटरव्यू भारी पड़ गया और इंटरव्यू के आधार पर उसको आईएएस टॉपर बन गया। यह एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है इस व्यवस्था पर कि व्यवस्था कहाँ तक ये निष्पक्ष है। ऐसा क्या उसने ज्ञान परोस दिया, 10 मिनट का होगा इंटरव्यू रहा होगा, या उसका 15 मिनट का इंटरव्यू रहा होगा। बहुत ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं चलता है कि घंटा 2 घंटा चल रहा है। 15-20 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट में उसने इतना ज्ञान परोस दिया, इतना ज्ञान परोस दिया जो रिटेन में नहीं परोस पाई, जो रिटेन में वो ज्ञान नहीं परोस पाई, और इतना ज्ञान परोस दिया कि वो आईएएस की टॉपर बन गई। तो आप इसी उदाहरण से पकड़िए कि किस तरह से इंटरव्यू बनाया गया, सिर्फ भेदभाव पैदा करने के लिए, सिर्फ उन लोगों को सिलेक्शन देने के लिए जिसको लोग चाहते हैं। निश्चित रूप से शुरू से जो लोग आगे रहे हैं वही लोग इंटरव्यू बोर्ड्स में हैं, वही लोग हैं जो इस तरह का सिलेक्शन करते हैं, उन्हीं का नाम जाता था, वही लोग बोर्ड में होते हैं, और उन्होंने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया इंटरव्यू के माध्यम से। तो इंटरव्यू एक माध्यम बन गया जाति व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, पोषित करने के लिए। दूसरा पिलर पे आते हैं, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में पीएचडी होना जरूरी है, डॉक्टरेट। पीएचडी होने के लिए आपको किसी प्रोफेसर के अंडर में ही उसके गाइडलाइन में ही काम करना होगा, या
उसमें आपको अपना रिसर्च करना होगा, आपकी रिसर्च को वॉच करेगा, देखेगा। ये भी व्यवस्था अब हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में जात विशेष के लोगों का ही दबदबा रहा है शुरू से, वही वहाँ बैठे रहे हैं। अब आप सोचिए कि आपका प्रोफेसर जिसके अंडर में आप पीएचडी कर रहे हैं, जो आपका गाइड है, अगर वो चाहेगा तो आपकी पीएचडी होगी, अगर वो नहीं चाहेगा तो आपकी पीएचडी नहीं होगी। आप सोच लीजिए कितने लड़के हैं छोटी जातियों के, दूसरी जातियों के, निम्न जो परिवारों से आते हैं, उनकी बेचारों की मेहनत करते 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 8-8 10-10 साल हो जाते हैं और उनको मजबूर कर दिया जाता है, वो पीएचडी छोड़ के चले जाते हैं, पूरा नहीं करते, बेचारे पक जाते हैं। एक सीमा होती है, जब तक आपका गाइड अप्रूव नहीं करेगा, आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा, वो रोज़ रोज़ काटता रहेगा कि क्या लिख के ले आए हो, ये लिख के ले आओ, इस पर लिख के ले आओ, उस पर लिख के ले आओ, क्या कूड़ा लिख दिया, ये लिख दिया, वो लिख दिया। और उसका पीएचडी अगर वो नहीं चाहेगा तो उसका पीएचडी नहीं होने पाएगा। तमाम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनको फेवर करता है गाइड, जो चाहता है कि इस लड़के की पीएचडी पूरी हो जाए, तो क्या करेगा, पता चला सन 60 में किसी की, 60 में, सन 58 में, सन 55 का पुराना थेसिस निकालेगा अपने डिपार्टमेंट से और ऊपर का जिल्द फाड़ देगा, कवर, और कहेगा जाओ इसको दोबारा से रीप्रिंट करा के लेते आओ, यही तुम्हारी पीएचडी हो गई। पीएचडी जो कि बैठे तो वही लोग हैं, वाइवा में भी वही लोग बैठते हैं, उन्हीं के लोग बैठते हैं, जिसको चाहते हैं उसका करवाते हैं, जिसको चाहते हैं नहीं चाहते हैं उसका नहीं करवाएंगे। तो एक आदमी तो कवर फाड़ के, जिल्द फाड़ के पीएचडी बन गया, प्रोफेसर बन गया, लाखों सैलरी पाल रहा है, 2.5 लाख 3 लाख, और एक आदमी 8-8 साल से गाइड के जूते चाट रहा है, उसको मजबूर करते हैं। गाइड शोषण करता है अपने पीएचडी के छात्रों का, उनसे सब्जी ढुआते हैं। हालत ये होती है कि प्रोफेसर्स जहाँ गाइड हैं उनकी वाइफ्स जो है, ये पीएचडी स्कॉलर से सब्जी घर के लेते आइए, जाइए ये बाज़ार से सब्जी ला दीजिए, हमारे पप्पू को टॉफ़ी दिला दीजिए, ये काम कराती हैं। तो इस तरह से पीएचडी को रखा गया, ऐसी व्यवस्था नहीं, एक मतलब कहने का कोई ऑब्जेक्टिव व्यवस्था नहीं बनाई गई जिसमें कि आप पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए, अपने नॉलेज का परिचय दीजिए, उसके मेहनत के दम पर एग्ज़ाम पास करिए और आप पीएचडी होइए। पीएचडी को एक गाइड के अंडर रखा गया, वो गाइड ही आपका सब कुछ चेक करेगा। जाहिर सी बात है, गाइड जैसा होगा वहाँ भी भेदभाव होगा, जिसको चाहेगा उसकी पीएचडी होगी, जिसको नहीं चाहेगा उसकी पीएचडी नहीं होगी। तो कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। और इसी के साथ अब उसके पीछे उनका उद्देश्य पूरा होता है कि हायर एजुकेशन में कोई दूसरा आ नहीं पाएगा, जिसके लिए पीएचडी कंपलसरी है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर, डिग्री कॉलेज लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर टीचर्स की भर्ती कहाँ हो पाती है? आप देखेंगे कि आरक्षण वाले सारे पद रिक्त हैं और धीरे धीरे 2-3 साल को वो ज़बरदस्ती जानबूझ करके रिक्त की, इनके एक मिल जाता है कि सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, नॉट फाउंड। तो जब सुटेबल कैंडिडेट नॉट फाउंड का लगा देंगे, 2 साल 3 साल तक वैकेंसी रहेगी, फिर होगा अरे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, स्टाफ पूरा नहीं है, तो अपने में से ही रख लेंगे, किसी कभी एडहॉक रख लिया, कभी कैसे रख लिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर रखा गया एक बंदे को, खाली जात की वजह से, खाली उसकी कास्ट की वजह से, जो कि न कोई परीक्षा हुई और न कुछ हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, और वो सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर को रखा गया और वो फिर एचओडी बना जा करके, फिर किसी इंस्टीट्यूट का वो डायरेक्टर बना। और तमाम उन्होंने फेसबुक पर लिखा हुआ था, मेरे जानने वाले भी हैं, बताया भी था उन्होंने, और फेसबुक पर इसकी पोस्ट डाली, पूरा नाम वगैरह के साथ डाला कि देखिए ये आदमी को कभी कोई वैकेंसी के थ्रू नहीं आया, डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर रखा गया गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, और बाद में वो किसी बड़ी संस्था के वो डायरेक्टर भी बने। तो आप इस तरह का भेदभाव होता है उच्च शिक्षण संस्थाओं में। तो पीएचडी का किसी प्रोफेसर, किसी गाइड के अंडर में ही पीएचडी का होना, रिसर्च का होना, शोध का होना, ये सिर्फ जाति व्यवस्था को पोषित करने के लिए है, ताकि दूसरी जातियों के लोगों को अवसर, उच्च शिक्षा में आने का अवसर ना मिल सके या कम से कम मिल सके। आपको बताया मैंने पहले कि जानबूझ करके योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला, सुटेबल कैंडिडेट नॉट फाउंड करके वैकेंसी को रखा जाता है, बनाए रखा जाता है, भरा नहीं जाता, और बाद में 2-3 साल 4 साल बीत जाता है तो बैक डोर से एंट्री करके
जनरल कैंडिडेट्स को उसमें भर लिया जाता है। तो यहाँ पर एक ये हो गया। तीसरे पर मैं आऊँगा कि संविधान में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि राष्ट्रपति, संविधान में साफ है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाएगी, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जजों से, दूसरे एक्सपर्ट से अपनी राय वो ले सकते हैं। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और एक फैसले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम की बात की। कॉलेजियम सिस्टम है कि 5 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट में भी, चीफ जस्टिस और 4 और सीनियर जजेस मिलकर के एक कॉलेजियम बनाते हैं और कॉलेजियम ही जजों की नियुक्ति करेगा। मतलब कॉलेजियम आपस में, पहली बात तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कॉलेजियम ही डिसाइड करता है अपने अंदर ही कि उनका जो भी, जिन जजों को वो चाहते हैं उनकी लिस्ट लेती है, जितने किनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है या किसको हाई कोर्ट का जज बनाना है, तो ये कॉलेजियम तय करती है। और कॉलेजियम में कौन कौन आते हैं? चीफ जस्टिस आते हैं, 4 और सीनियर जजेस, कुल मिलाकर के 5 लोग। 5 लोगों का कॉलेजियम ये तय करता है कि कौन हाई कोर्ट का जज बनेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, और राष्ट्रपति कॉलेजियम के फैसले को या रिकमेंडेशन को मानने के लिए बाध्य है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जज बनने का शौक तो सभी वकीलों को है, हर जो समाज से वकील आते हैं सबको जज बनने का शौक है। एक बार बहुत बड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक कह रहे हैं कि भाई हमारे भी सपने हैं, एक वकील ही बोल रहे हैं कि हम भी जज बने। लेकिन आप अगर इतिहास उठा करके देखेंगे तो बहुत कम है ऐसा कि छोटी जातियों के लोग या ओबीसी कैटेगरी के, SC/ST कैटेगरी के, हालांकि वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसी समाज से आते, SC/ST कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के, लेकिन ये बहुत ही रेयर है, इसको एग्जाम्पल नहीं बनाया जाना चाहिए। तमाम लोग अभी कमेंट करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब SC कैटेगरी से आते हैं, ये अपवाद स्वरूप हैं, ये अपवाद है, इसको आप रूल मत बनाइए। ये किसी टाइम पर जज बन गए थे कांग्रेस की पीरियड में शायद, और बाई चांस की बात है, ये जनरल रूल नहीं है कि SC/ST कैटेगरी के। आप पूरे जजों का आप देखिए कि कौन कौन से जज बने हैं लोग, तो आपको पता चल जाएगा कि किस समाज के कितने वर्गों का प्रतिनिधित्व हो पा रहा है या प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर के कॉलेजियम पर उंगली नहीं उठाया जा रहा है, कॉलेजियम की बुराई नहीं की जा रही है, लेकिन कॉलेजियम कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। एक चीफ जस्टिस ने कहा था कि चंद्रचूड़ जी ने खुद कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम बेस्ट नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम बेस्ट नहीं है या कॉलेजियम सिस्टम दोष रहित नहीं है, फ्लॉलेस नहीं है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में और कोई अल्टरनेटिव इससे अच्छा नहीं है। उन्होंने खुद ही इस चीज़ को माना है कि ये ऐसा नहीं कि बेस्ट सिस्टम है, ये बेस्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब देश में लोकतंत्र है तो हर जगह ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हर जगह पारदर्शिता होनी चाहिए। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। 5 सीनियर मोस्ट जज ये डिसाइड करते हैं कि कौन अगला जज बनेगा। जजेज अपॉइंटिंग, अरुण जेटली ने खुद कहा है, जो लॉ मिनिस्टर थे एक टाइम पर, दिवंगत अरुण जेटली जी ने, कि इट इज़ जजेज अपॉइंटिंग जजेस। तो इस पर एक क्राइटेरिया होना चाहिए, इस पर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत पहले की रिकमेंडेशन भी है लॉ कमीशन की कि देयर शुड बी इंडियन जुडिशियल सर्विस ऑन द लाइन ऑफ IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरह एक इंडियन जुडिशियल सर्विस भी हो, जिसमें परीक्षा के माध्यम से, एग्ज़ाम के माध्यम से लोग आएँ, लोअर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करें, फिर हाई कोर्ट में जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। जैसे IAS होता है, वो आता है, UPSC अपॉइंट करती है, वो सीधे वो पहले तहसील लेवल पे काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, कमिश्नर के लेवल पे काम करते हैं, और फिर सेक्रेटरीट में आते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट में चले जाते हैं, तमाम जगह। तो इस तरह से जुडिशरी में भी पारदर्शिता लाई जा सकती है,
परीक्षा के माध्यम से सभी लोगों को मौका मिलेगा, SC/ST कैटेगरी को भी मौका मिलेगा, OBC के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। उनके अंदर भी आएगा कि हम परीक्षा के माध्यम से तैयारी करेंगे तो हम भी सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, हाई कोर्ट की जज बनेंगे। तो अच्छा टैलेंट मिलेगा, वाइड स्पेक्ट्रम खुलेगा। लेकिन उसको एक क्लोज डोर सिस्टम बना दिया गया है। और जाहिर सी बात है, चूँकि जात विशेष की संख्या अधिक है, आप पाएंगे, आप जहाँ भी हायर जुडिशरी को आप चेक कीजिए जजेस की संख्या में, तो आपको कुछ जातियों तक ही वहाँ पर सीमित है, आम जातियों को वहाँ पे अवसर नहीं मिलता है। तो इस तरह से ये सब जाति व्यवस्था को भारत के में संविधान लागू होने के बाद, आज़ादी के बाद, जब एक भारत में रिपब्लिक बना और वहाँ संविधान का शासन स्थापित हुआ, तो उसमें भी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई ताकि जातिवादी व्यवस्था या जाति व्यवस्था को कंटिन्यू किया जाए और भेदभाव उत्पन्न किया जाए, कुछ लोगों को फ़ायदा दिलाया जाए, कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं दिलाया जाए, आम लोग ही रहें और जो खास हैं वो खास बने रहें। तो जाति व्यवस्था को पोषित करने वाले 3-4 जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें 3 प्रमुख हैं। नौकरियों में इंटरव्यू को रखना, हायर एजुकेशन में किसी गाइड के अंडर में PhD करना, शोध करना, रिसर्च करना। और मैंने कहा कि जब तक, देखिए, अब आपको अगर अपनी नौकरी से संतुष्टि नहीं है, कि आपको लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, तो आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। आपको यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रोफेसर के लिए आपने अप्लाई किया और आपके साथ भेदभाव हुआ, कहाँ जाएंगे? आप कोर्ट जाएंगे। और भी तमाम जॉब के लिए और नौकरियों के लिए अगर आपको भेदभाव लगता है, तो आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट में भी अगर आपके लोग रहेंगे, तो आपका भरोसा कोर्ट में बढ़ेगा। और जब नहीं लोग रहेंगे, तो आपका भरोसा, वहाँ पे दरवाजे बंद मिलेंगे आपके लिए। ये हुआ है। तो न्याय ऐसा नहीं है कि सबको न्याय मिल ही जाता है। बहुत सारी बड़ी संख्या है लोगों की जो निराश होकर के लौट आते हैं और उनकी शिकायत है, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। कॉस्टली भी है और हर जगह भेदभाव है। तो इस तरह से ये पिलर बनाए गए हैं जाति व्यवस्था को कंटिन्यू करने के लिए, और इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। न तो नौकरियों में इंटरव्यू की ज़रूरत है, न और PhD के लिए भी ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर शोध हो, रिसर्च हो, किसी गाइड की ज़रूरत न पड़े। और हायर जुडिशरी में भी इंडियन IAS की तरह इंडियन जुडिशल सर्विस बनाया जाए, और उसकी एक ओपन परीक्षा हो, सब लोग परीक्षा दें, सब एग्ज़ाम दें, उसके माध्यम से आए, सबको अवसर मिलेगा, भेदभाव दूर होगा। या कम नहीं भेदभाव है तो कम से कम लोगों का भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।